हाय एवरीवन, वेलकम टू पिसाली क्लासेस। और इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों का लास्ट क्लास है, जहां पे आज आपके सामने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने निचोड़ कर लेके आया हूँ 150 VVI MCQ। तो क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिए, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का न्यूमेरिकल, उसको मैं सॉल्व करवाने की भी कोशिश करूंगा। अगर आपके पेपर में आ जाए तो कैसे एग्जाम हॉल में जाके आपको सॉल्व करना है, सारा चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। और याद रखिएगा, थोड़ा सा भी डरना नहीं है, पेपर बहुत सिंपल आ रहा है आज, बहुत सिंपल आएगा, यकीन तो मानिए इस बात का, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, एक लागत फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताएंगे सर, यह उत्पाद और साधनों के बीच का संबंध है। याद रखिएगा किसका? तो लागत फलन का। ऑप्शन नंबर हम लोग का, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? 20 का, सी का राइट आंसर होगा। या लागत और आगतों के बीच का संबंध दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, लागत। क्या दिया है मेरे भाई? लागत। तो लागत के बीच में ही वो संबंध दर्शाएगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से कौन से साधन होते हैं? तो बताएंगे सर, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। मतलब बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होती है? तो कुल परिवर्तनशील लागत। याद रखिए क्या होती है? कुल परिवर्तनशील लागत में क्या होती है मेरे भाई? तो परिवर्तन होती है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? इसमें से आपको बताना है कि स्थिर लागत का उदाहरण कौन है। समझिएगा, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन पे हैं, अभी हम लोग को 150 क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी का वेतन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अस्थायी कर्मचारी का वेतन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगी? कच्चे माल पर किया गया खर्च। कच्चे माल पर किया गया खर्च को हम लोग परिवर्तनशील लागत में इंक्लूडेड करते हैं। ये भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? इसमें से आपको बताना है जो स्थिर लागत नहीं है, उसमें आपको बताना है कि स्थिर लागत कौन है। कच्चे माल की लागत जो है एक प्रकार का स्थिर लागत नहीं है। क्या है? कच्चे माल की लागत स्थिर लागत के बीच में नहीं आती है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उत्पादन एक्स अक्ष के समांतर होती है? तो बताएंगे सर, कुल स्थिर लागत। किसके बीच में? कुल स्थिर लागत। और एक वीडियो देखना नहीं है मेरे भाई, मैं इससे पहले 6-7 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हूं ऑब्जेक्टिव का। एक एक वीडियो को सही तरीके से देखिएगा, एक एक वीडियो को। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? तो सामान्य लाभ को, व्यक्त लागत को, अव्यक्त लागत को, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। ये है सर फॉर्मूला। ये है क्या मेरे भाई? फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, टीसी या टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है सर TFC प्लस TVC। क्या होता है मेरे दोस्त? TFC प्लस TVC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? यकीन नहीं होता ये क्वेश्चन अभी कॉमर्स और साइंस का जो एग्जाम हुआ था ना, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। तो बताएंगे सर, ये मैं फिर से एक बार बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई जब भी एक्स्ट्रा के बारे में बात करें तो आपको याद रख लेना है सीमांत लागत कहते हैं। जब भी एक्स्ट्रा की बात करें तो सीमांत लागत उसका उत्तर कर देना है। आते सर अगला क्वेश्चन है कि यदि कुल लागत TC और उत्पादन की मात्रा Q हो तो सीमांत लागत का सूत्र होगी, याद रखिएगा, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। याद रखना, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये है सर फॉर्मूला किसका? सीमांत लागत का सूत्र है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है सर कि TC, TFC, TVC, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC। मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया था, पिछला क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ पे डिस्कस करवाया था। वही क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट, मतलब घुमा फिरा के क्या कर दिया मेरे दोस्त? घुमा फिरा के आपसे यहाँ पे पूछ दिए गए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे था, बस घुमा फिरा के आपसे यहाँ पे पूछ रहे। यही तो क्वेश्चन है, ये तो एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोगों के बुक में था ही नहीं क्वेश्चन। नहीं मेरे भाई, सारा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो अभी मैंने जस्ट बताया, क्या नहीं बताया था? मैंने बताया, आप लोगों को नहीं बताया था TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। मैं बताया था या नहीं? अब ये ऑप्शन आपके पास है नहीं, याद रखिए, है तो यहाँ पे माइनस में है, बाकी तो और ऑप्शन है नहीं मेरे भाई।
तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसको क्या किया, उसको अंदर ले गया और इसको बाहर भेज दिया। तो इस तरह से अंदर बाहर भेजेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन से कथन फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट सत्य है, तो बताएंगे सर ए सी इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी। यहाँ पे टी एफ सी था, टी का मतलब टोटल और ए का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब औसत होती है, ठीक है। बस एक याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एम पी सी प्लस एम पी एस का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक इसी तरह से ए पी सी प्लस ए पी एस दोनों का वैल्यू भी कितना होता है 1। यहाँ पे मार्जिनल था, यहाँ पे एवरेज था, ठीक सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उत्पादन स्थिर लागत 60 रुपया, स्थिर लागत कितना मेरे भाई, याद रखिएगा बोलेंगे सर 60 रुपया है, तो उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत, औसत का मतलब एवरेज मेरे भाई, याद रखिएगा कुछ नहीं करना, एवरेज को 10 से डिवाइड कर देना, एवरेज निकल जाएगा आपको, कितना हो जाएगी, तो बताएंगे सर 6 रुपया। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 रुपया। क्या मेरा बात को समझ में आया, एक बार बता दीजिए सर कि हाँ हम लोग को समझ में आ गया, एक बार बता दीजिए कि समझ में आ गया। ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एवरेज, एवरेज मतलब 10 को हम लोग वस्तु खरीदे 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया 60 रुपया करके 10 को वस्तु खरीदे, तो एक वस्तु मेरे भाई अगर आपसे मैं पूछूं, याद रखिएगा एवरेज का मतलब क्या होता है, समझिएगा कि एक वस्तु को 60 रुपये दाम है, 10 इकाई खरीदे हैं, तो बस आपसे पूछा एक वस्तु का प्राइस कितना था, तो बताएंगे सर 6 रुपये। क्या हो जाएगी, 6 रुपये, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन, अल्पकाल में एक उत्पादक को 50 रुपया की लागत का वाहन करना पड़ता है, क्या है, वाहन करना पड़ता है, चाहे वो अतिरिक्त उत्पादन ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपये खर्च करना हो तो औसत कुल लागत कितनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है मेरे भाई, कुछ नहीं कहा था आपके सामने, बस आपको एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा है, औसत पूछा गया मेरे दोस्त, क्या पूछा गया है आपसे, औसत पूछा गया है। पहले कितना रुपया, 50 रुपया था, फिर कितना रुपया, 60 रुपया, टोटल मेरे पास कितना हो गया, 110 रुपया। 10 इकाई खरीदे थे, कितना, 10 को सामान खरीदे थे, एगो सामान का वैल्यू निकालना है, तो बोल सकते हैं सर एगो वैल्यू का सामान निकल गया मेरा 11 रुपया। क्या मेरे दोस्त इस तरह से निकाल पाएंगे, यानी एक बार कह दीजिए कि सर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ गए हैं सर, एवरेज है, एवरेज कुछ नहीं है, शून्य उत्पाद पर कुल लागत होती है, क्या होती है मेरे भाई, शून्य नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है, कब बराबर होती है, औसत लागत जब न्यूनतम होती है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में, आज के पेपर में अभी जाके देखिए छप चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो अब औसत लागत क्या होती है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, पूरा कंफ्यूजन हो जाते हैं ना व्यक्ति, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, लॉजिक देखिए, लॉजिक, औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत होगी, औसत लागत में वृद्धि होगी सिर्फ सीमांत लागत क्या होती है, औसत लागत से अधिक होती है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी आपका, सी इज द राइट आंसर। पैसेंस बनाइए मेरे भाई, अभी 22 नंबर में हम लोग को 150 तक पहुंचना है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, देखिए यही तो क्वेश्चन था मेरे भाई जो आपके पेपर में इस साल पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मिस हो गया है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन जो मिस हो गया था, एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपसे पूछा गया यू आकार का होता है, तो बताएंगे सर यू आकार का कौन होता है, औसत लागत, याद रखिए क्या हो जाएगी, औसत लागत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाइए। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आप लोगों का, याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, इसका ना आपका जो क्वेश्चन है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू आकार का अगर आपसे पूछा जाएगा ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को देखिए, तो इसको हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं इसको, सीमांत उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालीन औसत लागत का वक्र हमेशा क्या होता है, यू आकार का होता है, क्या होता है, हमेशा यू आकार का होता है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, कुल परिवर्तनशील लागत, क्या हो जाएगी मेरे भाई, यू आकार का होता है, क्या हो जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत, क्या हो जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औसत स्थिर लागत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई उसको ध्यान नहीं देना, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनमें से कौन यू आकार का नहीं होता है, बताएंगे सर, याद रखिए ए एफ सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत में अंतर क्या होती है, तो उसको अंतर हमेशा बढ़ जाती है, क्या होती है, याद रखिए मेरे भाई, बढ़ जाती है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का कि उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत का अंतर को हम लोग स्थिर लागत में रखते हैं, किसमें,
स्थिर लागत में रखते हैं। अभी आते हैं सर फिर से एक नया टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखना है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आते हैं सर कि एक उत्पादक 10 खिलौने बाजार में 5 रुपया प्रति खिलौना की दर से बेचता है। एक खिलौना का दाम कितना है मेरे भाई? 5 रुपया। 10 को खिलौना खरीदेंगे तो कितना हो गया? 50 रुपया। क्या इतना सिंपल सा क्वेश्चन आगे तो बना नहीं पाएंगे? इजीली से बना सकते हैं। एक खिलौना का दाम 5 रुपया, 10 को खिलौना पूछा था तो बोलेंगे सर 50 रुपया। एक विक्रेता 5 रुपया प्रति इकाई की कीमत पर 60 इकाई की बिक्री प्राप्त करके कुल आगम कितनी है? मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक वस्तु का दाम कितना है बताइए एक बार? एक वस्तु का दाम कितना है? 5 रुपया। 60 को खरीदेंगे, एक वस्तु का दाम 5 रुपया, 60 को वस्तु खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो बस यही तो नंबरिकल है और कुछ नहीं, यही नंबरिकल है, यही घुमा फिरा के बस सब लोग से पूछेगी, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई के बिक्री से उत्पादक को प्राप्त की राशि क्या कहलाती है? तो बताएंगे सर औसत आगम कहलाती है। क्या? औसत आगम कहलाती है। आते सर अगला क्वेश्चन, एवरेज रेवेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है। जो एवरेज रेवेन्यू है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। क्या? टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है सर, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सर सीमांत आगम। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सीमांत आगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर को कहलाती है। परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर सीमांत आगम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सीमांत आगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, टोटल मतलब कुल आगम की ढाल को क्या कहते हैं? देखिए जो कुल आगम की जो ढाल होती है मेरे भाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपसे यहाँ पे पूछे गए तो एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 60 रुपया, 6 इकाई बेचकर 70 रुपया, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? सीमांत आगम डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त? एक इकाई का वैल्यू कितना गया मेरे भाई? 10। तो बस यही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। 10 यहाँ तो ऑप्शन दिया ही नहीं है मेरे भाई, 10 यहाँ तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ज्यादा तो नहीं है ना। चलिए 50 है मेरे भाई, यहाँ पे सॉरी 50 होगी, सॉरी यहाँ पे 50 होगा, ठीक है। तो 50 यहाँ पे डिफरेंट कितना हो जाएगा? 20 का। तो यही आपसे पूछा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? सीमांत आगम कहते हैं। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी डी। पहला कुछ नहीं करना है, 5 इकाई में 50, 6 इकाई में 70, बस डिफरेंट क्रिएट करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ डिफरेंट आ गया 2, ठीक है, 2 का आ गया 20, तो 1 का निकालना है। 2 का सामान का 20 रुपया है तो 1 का सामान का कितना? 10, तब आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रख के चलना है। आते सर अगला जो सीमांत आपका जो सीमांत है मेरे भाई, आपसे पूछा गया जो सीमांत आपसे पूछा गया है कि जब सीमांत आगम का मान 0 होता है तो वस्तु की मांग की मात्रा की लोच क्या होगी? तो इसकी मात्रा की जो लोच होती है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से देखना है। क्या मेरे दोस्त? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है तो बताएंगे सर इसका मान हमेशा क्या होगी? 1 होगी। क्या हो जाएगी? 1। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन है सर कि 5 इकाई, देखना रोल नंबर कहाँ? 1 2 3 4 5 5 इकाई में उत्पादन कुल आगम, मतलब 5 इकाई में कितना है? इधर से जितना है सबको काउंट कर देना है। 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30, याद रख रहे हैं। कौन सा रोल नंबर के बारे में बोल रहा था? 5वां रोल नंबर। 5वां क्लास में कितना बच्चा है? तो ये बच्चों की संख्या, ये पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस तरह से आपको सोचना है और आंसर क्लिक करके घर लौट जाना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का उत्पादक, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त है, फर्म के संतुलन का जो प्रथम शर्त है वो क्या है मेरे भाई? तो मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, फर्म के अधिकतम लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन शर्त को पूरा नहीं कर सकते, पूरा करना होगा? कौन से शर्त को इसमें हम लोग को पूरा करना होगा? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी बोथ। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ते चले जाना है मेरे भाई। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ माइनस अलाभ बिंदु की प्राप्ति होगी है, याद रखिएगा। इसको हम लोग किस बिंदु की ओर लेके चलेंगे? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमेशा बराबर होती है।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत क्या होती है। जब कीमत क्या होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर न्यूनतम या बीसी से कम होती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, किस बाजार में औसत आय एवरेज रेवेन्यू सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। कौन से बाजार में, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मैं एकदम देहाती लैंग्वेज में मैं बता चुका हूं मेरे भाई। एक बार जाकर अच्छी तरह से एक बार आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जाके, याद रखिए ये क्वेश्चन आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जो आपके पेपर में छप रहा है, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है सर, किस बाजार में औसत आय और आपसे पूछा एक्स अक्ष के समांतर होती है, किस बाजार में, तो बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ते चला जाना है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इसमें स्थिर रहता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में है, जो एकाधिकार है और एकाधिकार प्रतियोगिता इसमें एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ होता है, तो बताएंगे सर सामान्य लाभ होता है। क्या मेरे भाई, सामान्य लाभ होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाँ क्वेश्चन को ध्यान में देखना है। क्वेश्चन है सर कि पूर्ति के नियम, सप्लाई के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखिएगा सप्लाई इक्वल टू प्राइस। ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे क्रेताओं निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार हो जाती है। उस मात्रा को हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ति कहते हैं। क्या मेरे दोस्त, उसको हम लोग पूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन सर कि मान लिया जाए कि एक बाजार में तीन एक जैसे फार्म है, मतलब 3 गो दुकान है, 3 गो, पहला दुकान, दूसरा दुकान और तीसरा दुकान, 3 गो दुकान है, और तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये, सारा जगह दुकान में कितना है, 5 रुपये करके कीमत है। इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 की खरीदती, कोई भी दुकान से एक व्यक्ति जो है ना 50 को सामान खरीदता है, तो बाजार वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी। देखिए मेरे भाई, आप इनके साथ 50 को खरीदिए, इनके साथ खरीदिए या इनके साथ खरीदिए, आपको पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा, तो बोल सकते हैं सर 250। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 250 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। किसी भी वस्तु की पूर्ति और मात्रा के बीच में जो इसकी कीमत जो होती है मेरे भाई, उसके बीच में किस प्रकार का संबंध पाए जाते हैं, तो बताएंगे सर डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। क्या, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब मेरा दोस्त क्या होता है, डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध को पूर्ति का क्या कहते हैं मेरे भाई, तो पूर्ति का हम लोग कहते हैं नियम। क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मांग का नियम आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, ठीक इसी तरह से पूर्ति का भी नियम छपेगा। पूर्ति का नियम ये है, एक बार देख लीजिए आप लोग आंखें खोल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं सर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते चला जाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की कीमत गिरती है, जब भी कोई वस्तु है उसकी कीमत अगर गिरती है तो क्या होगी, तो अब होगी पूर्ति की मात्रा में कमी होगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, एक बाजार में यदि फर्म की संख्या बढ़ा जाए तो वस्तु की पूर्ति होगी। यदि एक बाजार में फर्म की संख्या बढ़ा दी जाए, क्या मेरे भाई, एक फर्म में की संख्या अगर बढ़ा दी जाए, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए थोड़ा सा वस्तु की पूर्ति क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाजार में फर्म की संख्या अगर कम, देखिए जो है ना यहाँ पे कम, यहाँ पे कभी बढ़ा दिया जाए पूछेगा, तो आपको बताना है मेरे भाई क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। कम अगर रहेगा तो कम हो जाएगी, बस इतना याद रखना है। अगर कम रहेगी ऑप्शन में तो कम हो जाएगी। जैसे एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से, एक बाजार में फर्मों की संख्या कमी होने से कम हो जाएगी, ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाएगी, कम होने से कम हो जाएगी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं ना आपको लोचदार और पूर्ण लोचदार में बताना चाहूँगा।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि लोचदार किसे कहते हैं, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए मेरे भाई। सबसे पहले यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि, ये तो बिना फॉर्मूला का, पहली बात ये बिना फॉर्मूला का आपसे बनेगा नहीं, पहली बात ये बिना फॉर्मूला का तो बनने वाला है नहीं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला में बता दो, याद रखिएगा वस्तु की पूर्ति एडी जो हम लोग मांग की लोच बोलते हैं मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो बताएंगे सर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो 4, तो कितना आ गया सर 1.25%, कितना आ गया 1.25%। ऑप्शन अगर 1.25% अगर रहे तो आप इजीली से बोल सकते हैं सर 1.25%, लेकिन ना यहाँ पे आपसे क्या है, आपका ऑप्शन ही नहीं है 1.25। तो जब भी एक से ज्यादा आए, मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, जब भी एक से ज्यादा आए उसको हम लोग सापेक्ष लोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सापेक्ष लोचदार कहते हैं। जब भी वैल्यू आपका एक से ज्यादा आए उसको सापेक्ष लोचदार कहते हैं। नहीं समझ में आया, 5 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, पांचों क्वेश्चन को देखिए। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी और है, उसकी पूर्ति की मात्रा में 3%। देखिए मेरे भाई, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, पूर्ति को हम लोग अगर कीमत से डिवाइड करूं तो आएगा सर 0.75। ये एक से क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक से ज्यादा आएगी सापेक्ष लोचदार, एक से अगर ज्यादा आएगी मेरे दोस्त तो बताएंगे सर सापेक्ष लोचदार। क्या बताएंगे, एक से अगर ज्यादा आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सापेक्ष लोचदार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम निचोड़ करके देखना है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, निचोड़ करके देखना है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए यहाँ पे मेरे भाई याद रखना क्या है, आपसे पूछा गया 7.5, इसको भी बताएंगे सर ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इसको सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग सापेक्ष बेलोचदार कहते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर इस तरह से आपके पेपर में ऑप्शन होगी, तो बताएंगे सर कुछ नहीं करना है, पूर्ति को हम लोग ऊपर रख देना है, कीमत को नीचे कर देना है, जो भी इसका आंसर आएगी बस हम लोग कर देंगे सर, वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, ये है आप लोगों का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। क्या न्यूमेरिकल से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त, एक बार कह दीजिए सर हाँ कर लेंगे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, आगाज करते हैं। बाजार निम्नलिखित में से किससे विशेषता है, जो बाजार है ना, बाजार हम लोग जो मार्केट जाते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे आपसे और हमसे पूछे गए बाजार की क्या विशेषता है, एक अधिकार बाजार क्या है, अनेक अधिकार बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, यह सब हम लोग को अब देखना बहुत जरूरी है। समझिएगा बाजार की विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर बाजार के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार है, तो बताएंगे सर उपयुक्त सभी। क्या जगह मेरे भाई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य कहाँ पे पाया जाता है, अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है, कीमत विभेदीकरण। मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार का कीमत निर्धारण किए जाते हैं, चाहे कितने भी बड़ा बड़ा दुकान क्यों ना हो। निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है, वस्तु की मांग में बेलोचदार, ये भी आपका नहीं है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है इसमें फर्मों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर बहुत होती है, एक दो नहीं बहुत होती है, फर्मों की संख्या बहुत होती है, लेकिन एक सामान का एक ही प्राइस होगी हर एक दुकान पे, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों को किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कराती है, तो समरूप वस्तु क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसको हम लोग समरूप वस्तु कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी फर्म कीमत स्वीकार होती है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो इसको हम लोग ध्यान देना है, तो बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगी फर्म। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है, तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 9 है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल विक्रेता। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसमें क्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। क्या जगह याद रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इक्वल होता है, कहाँ पे बताइए, कहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में।
आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि किस बाजार में AR इक्वल टू MR होती है। मैंने अभी जस्ट बताया मेरे भाई कि AR एवरेज रेवेन्यू, और आपसे पूछा गया है एक और क्या, मार्जिनल रेवेन्यू आपका बराबर होती है, इक्वल होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 मतलब आज आपके पेपर में छप रहा है, ध्यान से देखना है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ते चला जाना है। हाँ, एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए कुल आगम वक्र का आकार कैसा होता है। कुल आगम का आकार हमेशा याद रखिएगा धनात्मक ढाल वाली रेखा होती है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि AR और MR में क्या होता है। AR और MR में हमेशा होता है मेरे भाई, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला है MR इक्वल टू +2 + MR, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगी, यहाँ पे इसका गलत आंसर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन छप रहा है, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत को समानता पाई जाती है। वो कौन सा बाजार है जिसमें आपको पाया जाता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक बार आंखें खोल कर मेरे भाई आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। आते हैं सर अगला, अब आते हैं सर एकाधिकार। क्या आता है सर, एकाधिकार बाजार। भाई तो मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में बताया, अब आते हैं एकाधिकार बाजार की क्या क्या विशेषता होती है। एकाधिकार विशेषता है एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता, मतलब एक बेचने वाले हो और खरीदने वाले बहुत सारा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, बहुत सारा विक्रेता हो, बहुत सारे क्रेता हो। लेकिन एक अधिकार बाजार में एक विक्रेता हो, एक बेचने वाले हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो। एक अधिकार वस्तु में की कीमत P और सीमांत MC में क्या संबंध दर्शाता है। ये संबंध हमेशा दर्शाती है प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आगाज करते हैं सर। एक अधिकार के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू वक्त और MR रेवेन्यू वक्र के क्या संबंध दर्शाती है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही क्रेता उत्पादन होते हैं उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार बाजार कहते हैं। एक ही बेचने वाले हो एकाधिकार बाजार कहते हैं, यस या नो। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, तो बताएंगे सर एकाधिकार बाजार में। कौन से बाजार में, एकाधिकार बाजार इसका क्षेत्र होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, क्रेता मेरे भाई मैंने अभी जस्ट बता दिया कि क्रेता की संख्या यहाँ से पूछे गए, तो एक बेचने वाला होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। एक बेचने वाले होगा पर खरीदने वाले यहाँ पे बहुत सारे होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एकाधिकार बाजार। फटाफट हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी मेरे पास अभी लगभग 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है। विविधीकरण कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो बताएंगे सर एकाधिकार बाजार की। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एकाधिकार के अस्तित्व में आने वाले कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारण है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। अधिकार, लाइसेंस, कार्टेल, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं इससे रिलेटेड ना आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, पैसेज बनाकर रखिए। एक अधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है, एक अधिकार द्वारा वस्तु की उत्पादन द्वारा मांग होती है, तो बताएंगे सर ये कौन सी होगी, तो इसका आंसर आपको जो आपका 27 है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा पूर्ण लोचदार। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पूर्ण लोचदार इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को मैं आपके डायरेक्टली आपको मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों की किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में आपसे न्यूमेरिकल पूछी जाएगी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मेरे दोस्त, बल्कि इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखते हैं। आपसे पूछा गया मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है, तो वस्तु की अवस्था में वह संतुलित कितनी का उत्पादन करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर क्या जगह, याद रखिएगा मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे निकालेंगे सर क्या 60, माइनस करेंगे तो आएगा सर 30, और माइनस करेंगे तो आएगा, सॉरी इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आएगा सर मेरा 20 को इसके साथ माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 8, इसको इससे माइनस करेंगे 1, इस तरह से माइनस करके आपको टोटल रेवेन्यू जो मैं फॉर्मूला बताया था उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो लास्ट में इसको मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बिना फॉर्मूला का बनने वाला नहीं है, तो इसको मैं फॉर्मूला के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया है मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊँ।